क्या गवर्नमेंट है, कौन सी नेता गई है, बिल्कुल बकवास। लाशें जब भी गिरी तो कश्मीर में गिरी, जुल्म जब भी हुआ तो कश्मीर में हुआ, मुलाजमत को रोका गया तो कश्मीरी उसको रोका गया, तो हर सख्ती जो देखी वो हमने कश्मीर के अंदर देखी। सच बात करने से लोग डरते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि कश्मीर यहाँ तरक्की करे, यहाँ के लोग तरक्की करें। कश्मीरी कोई नहीं बोलेगा आपके सामने, माइक के सामने सब डरेंगे, क्योंकि शाम को आएगी सरकार, उठा लेगी। डर का माहौल है, अमन शमन नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है वो मैंने कह दिया आपको। अब पता नहीं आप चलाओगे नहीं चलाओगे। पीएचडी होल्डर यहाँ पे है, एमए बैड ग्रेजुएट हैं, जो भी लड़के हैं लड़कियां हैं, ठीक है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये बदकिस्मती हमारी है। अफसोस हो रहा है मुझे, भीख मांग रहे हैं आधे लीडर वोटों के लिए। ठीक है सर, भीख मांग रहे हैं, डोर टू डोर जाते हैं, भीख मांगते हैं। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया होता उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हम सबको पता है और हमें पढ़ाया भी गया है। मीडिया चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का, लेकिन वो मीडिया जैसे आप आज देख रहे हो टीवी पर बकवास सुने जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं चलती है। ग्राउंड जीरो पे जो हकीकत हो लोगों के सामने वही पेश करो। अभी एक मीडिया वाला ज्यादातर इंजीनियर साहब का दिखा रहा है, एक पीडीपी का दिखा रहा है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिखा रहा है। ये चीज़ मीडिया में नहीं होनी चाहिए। मीडिया में सब एक जैसे हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हैं या आम पब्लिक है, सब बराबर के होने चाहिए। मीडिया की ये एक इबादत भी है आप लोगों की। ये ग्राउंड पे आप एक इबादत कर रहे हो। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग जम्मू कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 की कवरेज के लिए हम लोग राजस्थान से यहाँ पर आए हैं। करीबन 1050 किलोमीटर है ये जयपुर से, राजधानी जयपुर से। और बारामूला क्षेत्र के बारे में हम लोग बताएं तो संवेदनशील एरिया है। ये जो इलाका है बारामूला, ये हमारे जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर है उससे करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और उरी यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो यहाँ पे सिख कम्युनिटी भी है, मुस्लिम कम्युनिटी भी है, और भी है, गुर्जर भी हैं, सब बहुत सारे अलग अलग लोग यहाँ पर रहते हैं। हम लोग उनसे जानेंगे कि उनका क्या विचार है। धारा 370 हटने के बाद में यहाँ पर क्या बदलाव आए हैं, लोगों को फैसिलिटीज मिल पा रही है नहीं मिल पा रही, उनको क्या सुविधाएं हैं, क्या दुविधाएं हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उन सबको हम लोग जानेंगे और बारामूला की जनता से मेलजोल करेंगे। हम आपको दिखाएंगे एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट जो मीडिया में दिखाने की बहुत जरूरत है कि असली कश्मीर क्या बोलता है, असली कश्मीर क्या सोचता है। हम लोग आज आपको जिंदा रहना भी महंगा है। कैसे इतना ऐसे कैसे बोल रहे हैं? मैं कहता हूँ, मैं 59 साल का आदमी हूँ। यहाँ हर एक जिंदगी, यहाँ हवा जो हम सांस लेते हैं वो भी महंगा है। क्या इलाज लेना पड़ता है हर एक सिक्योरिटी वाले से, हर एक से भी। यहाँ डर बहुत डर है। यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं अभी तक हुई है, न होगी यहाँ पर। कौन करेगा फिर? कौन? कोई अभी तो चुनाव है, कोई नेता आएगा ऐसा किसी से उम्मीद है? आप सुनिए मेरी बात, मैं सुनिए बात, मैं बताऊंगा कि आपने मुझे इमोशनल मैं हो गया हूँ। ये मैं बताऊँ, जो भी आ रहा है अपने घर के लिए आ रहा है, जो भी हो, प्रेजेंट गवर्नमेंट, पास्ट गवर्नमेंट, जो आने वाली गवर्नमेंट है, सब अपने घर के लिए कर रहे हैं। तो कश्मीर की आवाम के लिए, आप लोगों के लिए कौन सोचेगा? कुछ नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि कश्मीर यहाँ तरक्की करे, यहाँ के लोग तरक्की करें। हाँ, नहीं करते हैं। हाँ, मैंने रिसेंटली यहाँ सुना है कि यहाँ पर हिमाचल में, मुझे पता है शाम को मेरी मिलिट्री आई घर में तो ले जाएंगे, कोई बात नहीं। हाँ, ये भी एक डर है यहाँ पर। हाँ, यहाँ आमने सामने बहुत है। उनको गाड़ियों वालों को वो लोड नहीं करने देते थे। क्यों? कि कश्मीरी है। मैंने कहा तो ये आपका मीडिया कह रहा था। आप लोगों से पूछो, वो डर से नहीं बताएंगे। मैंने बताया, मुझे बोलने की आजादी तो पूरे देश में आर्टिकल 19 हमारा संविधान का आजादी देता है। हमें रिलीजन आजादी है ना, फंडामेंटल आपको हर एक रिलीजन में आपको बात करने की इजाजत है। मैं मस्जिद में जाऊंगा, कोई इशू में उजागर करूंगा तो शाम को प्लीज। हाँ, सच बोलता हूँ मैं आपको। यहाँ पर वो सच बात करने से लोग डरते हैं। तो मैंने अपनी जिंदगी निकाली है। डर कभी खत्म होएगा ऐसा? मतलब लोग, हमने भी देखा है, डरते नहीं होगा जब तक इंसान को समझे। और इंसान को समझे, वो डर होगा। लेकिन सरकार कह रही है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम कश्मीर को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, दिल तक नहीं पहुंची है। नहीं सर, इंसान जब तक इंसान को, आप इंसान है, मैं भी इंसान, आप किस रीजन से, मुझे उसके साथ गरज नहीं है। आप इंसान, मैं भी इंसान, जब तक मैं आपको अच्छी तरह पहनूं, ये इंसान है तो ये डेवलपमेंट है, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये बढ़ते हैं। 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में इतना ड्रग्स आया, कहने की बात नहीं है। कहाँ से आ रहा है? लोग कह तो रहे आ रहा है। तो सरकार को पता होगा लाने वाला कौन है, कौन लाता है, नौजवानों को कौन पिलाता है।
ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, सरकार ही पिलाते हैं ना। अगर सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती है तो जिम्मेदार कौन है उसका? सरकार ही। लेकिन नारकोटिक्स तो कार्रवाइयां कर रहा है लगातार। अरे कार्रवाई कर रहा है, आप देखो ना, आज रेशो निकालो आप, पहले कहीं नहीं था जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में ड्रग्स का नामो निशान नहीं था, शराब की दुकानें यहाँ नहीं थी, तो सरकार ने खुलाई ना, शराब की दुकानें खुलाई, ड्रग्स, नौजवान मुब्तला है ड्रग्स में, सरकार ही जिम्मेदार है ना, हम तो जिम्मेदार नहीं है ना। जो 10 साल से सरकार है यहाँ पे वही तो जिम्मेदार है ना। मुझे बोलो, जो 2014 में 30 साल का था, आज वो नौजवान 40 साल का हो गया, अवरेज हो गया, वो रोजगार कौन देगा उसको? ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। भर्तियां नहीं आ रही है मतलब यहाँ? कहां से आ रही है? दिखाए ना मुझे, कहां पे है भर्तियां? है ही नहीं ना कहीं, एक जगह मुझे दिखाए यहाँ भर्तियां। अगर कहीं निकली वहां भी घोटाला, पेपर लीक करने वाला कौन है? सरकार ही है ना, हम तो, आम इंसान तो नहीं कर सकता है ना। सरकार ने तो बेड़ा गर्क किया है। मुल्क में 2 ही पार्टियां हैं, एक है कांग्रेस, एक है बीजेपी। कांग्रेस का आपने देखा है, कांग्रेस ने मुल्क को बनाया है, जो मुल्क को बनाया था कांग्रेस ने, बीजेपी बेच रही है। आप देखो, अगर नहीं बेच रही है, अगर बीजेपी ने कुछ बनाया, जो प्रोजेक्ट हैं वो पहले ही प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं ना। नया ये दिखाए ना जम्मू कश्मीर में क्या किया, हमको 3000 में रेत की गाड़ी मिलती है, वही आज हमको 15000 में मिलती है, वो भी नहीं मिलती है। बाजरी निकालने नहीं, जो हमारी अपनी है, जो हम निकालते थे, आज अगर कोई गाड़ी चलेगी ना इधर से टिपर बाजरी लेके, अभी सीज हो जाएगी। अभी आप पुलिस स्टेशन के सामने जाएं, आप देखें कितनी गाड़ियां मिली? 30 40 लाख का एक डंपर खड़ा है, एक 2 महीने से। और क्या? अगर हम कहीं मिट्टी निकालेंगे ना, मिट्टी हमको नहीं निकालने देते हैं। पहले क्या करते थे, पहले रॉयल्टी भरते थे, हमको 10 गाड़ियां निकालनी थी, निकालते थे। आज रॉयल्टी लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि माफियाओं को दिया है ठेकेदार गुजरात से आए हैं, जम्मू कश्मीर के ठेकेदारों को नहीं दिया है। यहाँ तो रोजगार ही हमारा इन्होंने खत्म किया, जो हमारा अपना था वो भी खत्म किया। यहाँ पे 200-250 रुपए बिजली बिल आती थी, आज वही 2000, 3000, 4000 आती है। नाकामी सरकार की है ना। पहले राशन देखो क्या मिलता था, आज 5 किलो मिलता है हमको, वो बराबर नहीं होता ना। एक आदमी 5 किलो खाएगा महीने का, आप मुझे बता दीजिए ये कहाँ का इंसाफ है? 5 किलो राशन एक आदमी को मिलेगा, खाएगा 5 ही किलो एक महीने का। हाँ, अब यहाँ एक चीज है, आप किसी से सवाल पूछोगे वो डरेगा, वो नहीं ये बताएगा। क्या कारण है? कई लोग 50 शाम को आएंगे ले जाएंगे, हाँ शाम को आएगी सरकार, हाँ इसने क्यों बोला हमारे खिलाफ उठाओ? मैं नहीं डरता हूँ, मुझे ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डर का माहौल है। ये बोलते हैं ना यहाँ अमन शांति नहीं है, डर। ये बीजेपी ने डर फैला के रखा है और कुछ नहीं है। कश्मीरी को डराते हैं, कश्मीरी कोई नहीं बोलेगा आपके सामने, माइक के सामने, सब डरेंगे, क्योंकि शाम को आएगी सरकार, उठा लेगी। डर का माहौल है, अमन शमन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। मुल्क में 2 है, या राहुल गांधी या बीजेपी। बीजेपी ने अपना चेहरा दिखाया, उन्होंने इस रियासत के टुकड़े किए, सर अलग, बाजू अलग, पैर अलग। आपने कभी देखा है एक स्टेट को यूटी बनाते? यानी कि एक स्टेट को इनने गांव बनाया है, गांव को स्टेट बनाते हैं, गांव को शहर बनाते हैं, गांवों को शहरों में तब्दील करते हैं, लेकिन इन्होंने शहर को गांव बनाया है बीजेपी ने। क्या बोलते हैं इसको, इंजीनियर। हाँ, इंजीनियर को कैसे पसंद करते हो, क्या कारण है? वो काम अच्छे कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? वो तो जेल में है, वो तो लंबे टाइम 5 साल से जेल में है, 20 दिन के लिए छूट गए हैं तिहाड़ जेल से। सो लोग मतलब वोट डालते, बोलते वही कामयाब होना चाहिए। 5 साल के बाद आया, लोग उसको पसंद करते हैं, और क्या। वो तो वापस जेल चले जाएंगे 20 दिन बाद। वापस चले जाएंगे, मगर कामयाब तो हो जाएगा ना, लोग इसके साथ हैं, और क्या। एम्प्लॉयमेंट ये है कि still the government is trying to saturate the unemployment youth by different schemes. That is what I have to say. By and by, government is helping out the peoples to get saturated, whether in just government sector or in private sector. And by, government people will also have to move towards education and other avenues to get the to keep the meets end. That's what I have to say. 370 के बाद जो कारोबार पर असर बहुत पड़ा है, किस तरह का सर? क्योंकि कारोबार चलता नहीं है, अच्छे तरीके से चलता नहीं है। उसका 370 से क्या लेना देना मतलब? जब से इलेक्शन नहीं हुआ है, अच्छा। ठीक है, इलेक्शन नहीं हुआ। अगर इलेक्शन होता तो यहाँ का चीफ मिनिस्टर होता, यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होता, तो काम पर अच्छा असर होता। लेकिन अभी इलेक्शन होने की स्थिति आ गई मतलब। नहीं, वो तो हो ही अच्छी रहा है। बात है, वो तो उससे तो हम खुश है कि इलेक्शन हो गया है, ठीक है, इलेक्शन आने वाला है, तो इंशाल्लाह रहमान
अगर हमारा कोई मसीहा बन जाएगा तो हम उसके लिए कौन है आपका मसीहा? तो आप मानते हो कि कश्मीर के लिए वो करेगा कुछ? नहीं, वैसे तो सभी है, सभी पार्टी जो है वो ठीक है। और उन पार्टियों को ये ख्याल रखना चाहिए जो जीतेगा वो अवाम के लिए कुछ करे, ठीक है, वो बेहतरी कुछ करे। और सबसे पहले जो गरीब तबका जो है यहाँ पे, जो रेड़े वाले हैं, यहाँ पे दुकानदार जो है, जिनके पास अब काम नहीं रहा है, ठीक है, सवेरे आते हैं और शाम को घर जाते हैं, वो भी खाली आ जाते जो हैं। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको भी कह रहे हैं नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, ये क्या कारण है? देखो, ये हुकूमत के ऊपर है डिपेंड है कि मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो उनके ऊपर डिपेंड है कि पीएचडी होल्डर यहाँ पे है, एमए बैड ग्रेजुएट हैं, जो भी लड़के हैं लड़कियां हैं, ठीक है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये बदकिस्मती हमारी है कि उनको नौकरियां नहीं मिलती है। हॉस्पिटल्स के कैसे हालात हैं? हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल तो ठीक है। अब यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर भी नहीं है। अगर हेल्थ मिनिस्टर होता तो बेहतरी ज़्यादा होती अगर मिनिस्टर होता। सबसे बड़ी जो चीज़ है कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ है पिछले 10 साल से, करीब 10 साल तो हो गए हैं, इलेक्शन नहीं हुआ है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, कोई एमएलए नहीं है। तो हम हुकूमत से यही दरख्वास्त करते हैं कि कश्मीर के लिए और कश्मीर के अवाम के लिए कुछ करें। फिलहाल तो नजरिया उमर अब्दुल्ला पर है। और यहाँ तो आप ही लोगों ने तो उमर अब्दुल्ला को हरवा दिया। यहाँ पे सांसद तो इंजीनियर राशिद माहौल ही वैसा था। अच्छा, अब माहौल बदल गया सर। अच्छा। अब माहौल मतलब लोकसभा में माहौल अलग था, विधानसभा में अलग है। अलग हो गया सर। कौन सरकार कौन बनाएगा फिर? इस टाइम तो एनसी की उम्मीद है। एनसी? हाँ, जो आपने अभी कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या सिनारियो रहा कि उमर अब्दुल्ला यहाँ से जीत के नहीं गई, उस वक्त एक प्रेशर क्रिएट किया गया। रशीद इंजीनियर का प्लस पॉइंट उस वक्त यही बना कि वो जेल में थे। यहाँ पे लोगों के मन में, उनके दिमाग में एक ऐसा नोशन क्रिएट किया गया कि आप वोट डाल दीजिए, वो फ्री होकर आएंगे वहाँ से, जबकि वैसा कुछ नहीं था। फ्री अगर एक बंदे को आना है वो तो उनको कोर्ट के सिस्टम के तहत बाहर लाया जाएगा, न कि वोट के हिसाब से। तो न्यायालय सब सर्वोपरि है, वो तो न्यायालय बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त जो यही कंफ्यूजन क्रिएट किया गया माइंड में कि आप वोट डालेंगे तो इंजीनियर साहब वहां से छोड़ कर आएंगे, लेकिन वो तो छोड़ कर आ गए मगर कोर्ट के ऑर्डर से। उस वक्त एक सिंपैथी सिस्टम था, सिंपैथी वोट्स लिए उन्होंने। लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि इंजीनियर राशिद के अभी 20 दिन के लिए जो बेल मिली है, इससे पीडीपी और एनसी की 10-12 सीटें वो खराब हो गई हैं। ये सही है कि नहीं है सर? वो बात ही नहीं है। नहीं, वो बात ही नहीं है। अच्छा, जो वोटर है उनको पता है हमें क्या करना है। लेकिन ये आवाज तो दिल्ली तक है, हलचल है कि भाई कुछ इससे डावाडोल हो गई 8-10। नहीं, जो वोटर है उनको पता है हमें क्या करना है। हाँ, इंजीनियर रशीद से आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो बात सही है। लेकिन बारामूला में तो बहुत माहौल बता रहे हैं इंजीनियर राशिद का और हलचल है। ये जो वही सिंपैथी उस वक्त क्रिएट की गई ना, अभी भी वो एक वैक्यूम क्रिएट किया गया। उस वैक्यूम में मतलब उनको कहा गया कि ऐसे होगा, वो होगा, ये होगा, ये अभी वही वेव चल रही है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो उस वक्त प्रेशर था, जो वैक्यूम, वो इस वक्त नहीं है उतना। एक और सवाल है, वैक्यूम अगर क्रिएट किया गया, माहौल बनाया गया है, तो अभी ऐसा भी बोला जा रहा है कि इंजीनियर राशिद बीजेपी का ही एक पार्ट है, एक तरह से भेजा गया था कि कह सकते हैं क्या है क्या नहीं, वो बात ही नहीं है। मगर जो उस वक्त एक नोशन क्रिएट किया गया वो सिंपैथी का, उसमें उन्होंने वोट लिए। मगर इस वक्त अब अगर उस वक्त 80% या 70% उनके साथ है, क्योंकि 450 प्लस उन्होंने वोट्स लिए उस टाइम, इस वक्त उतना नहीं होगा, उसमें कमी आई है। क्योंकि अब पता चल गया है नहीं वो कहाँ हमारे वोट से वो फ्री हुए, उनको जो फ्री किया वो तो कोर्ट के सिस्टम से फ्री होकर आ गए। और बाकी जो पार्टीज है, एनसीए, पीडी, उनका अपना वोट बैंक है, वो तो उनको वोट डालेंगे। आपने अभी एक को इंटरव्यू किया, उन्होंने तो सीधे बोला नहीं उमर साहब आएंगे। अब उमर साहब पिछली बार यहाँ से हार के गए, मगर ऐसा मतलब नहीं है कि एनसी यहाँ से बिल्कुल डाउनफॉल हो गया। नहीं, एनसी के इस वक्त कैंडिडेट है जावेद हसन बेग साहब है, एक मतलब बिल्कुल मंजे हुए खिलाड़ी है। और इस वक्त पूरा बारामूला होपफुल है कि जावेद साहब जीत कर जाएंगे ही जाएंगे इंशाल्लाह। जावेद साहब सरकार बनेगी एनसी और कांग्रेस की बनेगी किसी भी सूरत में। कितनी सीटों से क्या मतलब लग रहा है, कितना मैंडेट? लोग आज 10 साल के बाद जो भविष्य कर रहे हैं, हाँ 30 प्लस सीट्स होंगी, बिल्कुल 30 प्लस सीट्स होंगी। अब किसके साथ कोएलिशन उस वक्त होगा, कितने पार्टीज मिलजुल कर बनाएंगे, मगर एनसी एक पार्ट रहेगा उनमें। ये तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि 370 की बहाली के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है, हालात सुधरे कि बिगड़े 370 के? नहीं, हाथ क्यों सुनेंगे, वो तो हमारा एक हक है, उसको तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लिया गया है। अगर वो इंडियन गवर्नमेंट, वो तो एक वेलकम स्टेप होगा अगर वो हमें वापस करेंगे, स्टेटहुड हमारा वापस आएगा, सब कुछ हमें अपनी तरीके से बहाल हो जाएगा, हम भी खुश है।
बाकी तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते ही आते हैं, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। हमारा आईएन है, वो तो हमारे सर का ताज, हम उसकी बिल्कुल इज्जत करते हैं। हमारा 370 वापस आएगा, वो तो हमारे लिए बिल्कुल एक खुशकिस्मती की बात होगी। और हाँ, यहाँ हर एक पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट स्टेटहुड वापस आना चाहिए हमें, क्योंकि इस वक्त हम स्टेटहुड के बगैर है। ये समझ लीजिए जो एक स्टेट थी अब एक गांव बन चुका है, बिल्कुल गांव की तरह हमारे जो राइट्स थे, हमारे हुकूक थे, बिल्कुल हमसे कर्टियल किए गए हैं। स्टेट में मैं स्टेट बोलूंगा, मैं यूटी नहीं मानता हूँ इसको, ठीक है। जब तक हम अपने इस स्टेट को, जब तक स्टेट में अपनी हुकूमत नहीं होगी, हमारे जो मेन इशू है वो सॉल्व नहीं होते हैं। क्योंकि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारी बात अच्छे से नहीं पहुँचती है। तो आज हम देख रहे हैं जैसे माहौल है, आज पोलिंग का माहौल है, हर कोई मिनिस्टर आज उधर इधर घूम रहा है। इवन कि मैंने अफसोस हो रहा है मुझे, भीख मांग रहे हैं आधे लीडर वोटों के लिए, ठीक है सर, भीख मांग रहे हैं, डोर टू डोर जाते हैं, भीख मांगते हैं। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया होता, उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर अच्छा किया होता तो उनको जरूरत नहीं पड़ती है ऐसी चीज करने की। वोट हमेशा, आज की जो यूथ है वो पढ़ी लिखी यूथ है। मेरा आपसे सवाल है, आप युवा हैं, आपका पूरा फ्यूचर सामने है। एक तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बहुत इश्यूज बता रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट है नहीं, दूसरा 370 के बाद में रोजगार में कुछ सुधार हुआ है, आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? देखिए सर, 370 के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर में कुछ ऐसे लॉज हैं जो डायरेक्टली यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होते थे, कुछ अच्छे लॉज थे जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होते थे, वो हुए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह बन गए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने जीएसटी यहाँ पे किया, जीएसटी ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, ठीक है ना, जीएसटी ने। या आज फॉर एग्जांपल हमारी यहाँ पे असेंबली हमारी अपनी गवर्नमेंट नहीं थी। हमारी जो मेन इशू हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, बिलिंग जो हमारी है वो डे पर डे, आप यकीन नहीं करोगे, 2 महीने 3 महीने पहले 600 थी, महीना होता जा रहा है 300 एक्सटेंड होते जा रहे हैं। लास्ट ईयर मैंने बिजली बिल पे की तो 1040 रुपीज़ थी, अभी इस मंथ में 1300 हो गए। कुछ ऐसे भी हैं, क्योंकि डे बाई डे जो है बिजली बिल में इंक्रीज हो रही है, हमारी बिलिंग जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। ये कुछ इशू हैं। जैसे हमारे राइस की प्रॉब्लम है, आप ऐसा मान लो लास्ट ईयर राइस जो है वो यहाँ पे अनलिमिटेड स्टोर थे, यहाँ पे अनलिमिटेड स्टोर में पड़े हुए थे। आज आप ऐसा अंदाज़ा नहीं कर सकते हो कि राइस की इतनी प्रॉब्लम है इस वक्त कश्मीर में। एक गरीब जो है ना बहुत परेशान हो गया है। जहाँ तक हम अपनी बात करेंगे, हम यूथ, हम चाहते हैं गवर्नमेंट बने कोई, लेकिन ऐसी गवर्नमेंट बने जो एटलीस्ट हमारा सोचे। हर कोई इस वक्त 370 की बात कर रहा है या कुछ ऐसे इश्यूज है, लेकिन मेन इशू जो हमारे, रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं कर रहा है। डेवलपमेंट की बात तभी तो होगी ना। देखो 370 ने, जब तक हमारे पास 370 था, हम जॉब इजली कर लेते थे हासिल, ठीक है ना, मिल जाती थी जॉब। अब आज हमें जो मेन चीज़ है, हमारा जो मेन चीज़ है आज, वो सेंटर के साथ हमें compete करना पड़ता है। पहले यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम था, ठीक है ना, हमारा कट ऑफ जाता था, चाहे 50 जाता, 60 जाता, आज वही कट ऑफ जाता है हमारा 90, 100। आप कैसे ऐसे अंदाज़ा कर सकते हो? 370 के बाद हमारा कट ऑफ जो है वो 90 प्लस जा रहा है। और 2018 से पहले या 2018 में आप देख लो, जो भी रिक्रूटमेंट हो रही थी उसका कट ऑफ सिर्फ 50, 54 ऐसा जा रहा था। अब खुद अंदाज़ा करो, आज हमें कम्पिटेट किन के साथ करना पड़ता है? सेंटर में करना पड़ता है, क्योंकि ईयर बाय ईयर हमारी जो है एम्प्लॉयमेंट वो इम्प्रूव हो रही थी, इनहांस हो रही थी। लेकिन 370 के बाद आप देखो कितनी बदतरीन जो हमारे बोर्ड का सिस्टम, आप देखो JKSSB का, कितनी बार हम पे पेपर लीक हुए, क्या हुआ आप यकीन नहीं कर सकते। हमारे 2 एग्ज़ाम 18 में हमने फॉर्म भरे थे, और एग्ज़ाम जो है वो हो रहा है 2022 में, 2023 में। इवन कि कुछ ऐसे भी हैं पेंडिंग, आप यकीन नहीं करेंगे। पटवारी का एग्ज़ाम अब जो 18 में हमने फॉर्म भरे हैं, वो इस साल उनका एग्ज़ाम हुआ। अब 6 साल बाद जी, अभी फॉरेस्ट का एग्ज़ाम है, अब इस साल उसके फॉर्म निकले, अब एग्ज़ाम डेट निकली है। अब खुद सोचो कि 370 के बाद कितनी तबाही हुई है। कश्मीर पे कौन सा जुल्म है जो आज तक नहीं हुआ? चाहिए मोदी हुकूमत है, चाहिए कोई भी सरकार, जब भी सरकार बनी तो कश्मीरियों पे जुल्म होता रहा। लाशें जब भी गिरी तो कश्मीर में गिरी,
जुल्म जब भी हुआ तो कश्मीर में हुआ, मुलाजमत को रोका गया तो कश्मीरी उसको रोका गया। तो हर सख्ती जो देखी वो हमने कश्मीर के अंदर देखी। बाकी हर इलाके के अंदर हर देश के लोग आराम से जी रहे हैं, बस कश्मीर में बहुत ज्यादा सख्ती हो रही है। कश्मीर में हर जात का हर चीज से ज्यादती होगी। जब वोटिंग का इलेक्शन का टाइम आता है, चाहे कोई भी सरकार आती है, तब भाई बेटे की बात की जाती है। जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो तब कोई किसी को सलाम करना भी बर्दाश्त नहीं करता। हर सिटी में देखो गाड़ी चल रही है, बस चल रही है बच्चों के लिए, लेकिन हमें आज तक बस नहीं है, ना गवर्नमेंट बस है ना कोई सिविल बस है तो सोमू। 70 से 150 रुपया लगता है बच्चे को आने जाने का किराया, स्कूल आने जाने का। स्कूल आने जाने का। वो किस में आते हैं? सोमू में आते हैं। हाँ, मैं चुंदूसा से ऊपर से आता, कंडी सुल्तानपुरा से। आप जाकर देखिए रोड की हालत क्या है। आज 6 महीने हो गए, 6 महीने एक जगह तकरीबन 300 फीट रोड खत्म हो चुका है। इनसे गवर्नमेंट से ये नहीं पॉसिबल होता है। उसे मेटेरियल की 4 गाड़ियां या 5 गाड़ियां उसमें डाल दे तो रास्ता सीधा हो जाएगा। एक गाड़ी वहां पास नहीं होती है। क्या गवर्नमेंट है? कौन सी नेतागिरी है ये? बिल्कुल बकवास। कश्मीर में आज तक जिन नेताओं का राज रहा है, वो नेता तो आपके ही हैं, आपके ही लोग हैं। वो आपके लिए कुछ करते ही नहीं। मैं एक मुहावरा एक बताऊंगा, उतनी दादागिरी नहीं होती देगचे की जितनी की चमचे की होती है। समझिए मेरे बात। वो ज्यादा उड़ता चलता है, उसी का सहारा से। नेताओं से कोई उम्मीद नहीं, कोई नहीं, कुछ फायदा ही नहीं है। मैं कोई ऐसा नेता। बच्चे में मैं अनपढ़ हूँ, मैं अनपढ़, मेरे पढ़ा कुछ लिखा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे हैं ग्रेजुएशन से करके एक क्लास। एक छोटा बच्चा था, अब क्या बताऊंगा इसको, वो दिल्ली में है, प्राइवेट जॉब करता है, 3 डिग्री उसने हासिल की। जब उसका फॉर्म आया उसने कहा 8.5 लाख रुपया मांगा घूस। हाँ, तो फिर उसमें क्या करते हम? या तो जहाँ रहते थे वहां बेचना था, तो फिर सड़क पर बैठना था। बताओ, जब ये चीजें खत्म नहीं होगी तो फिर क्या करना है? फिर क्या करना है वहां क्या? हम आपकी आवाज इन बड़े नेताओं तक पहुंचाएंगे।